हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज ऑफ शॉर्ट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज। आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो पोस्टपार्टम हेमरेज है या नॉर्मल है, तो वो चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, कितने टाइप का होगा, कैसे ट्रीट करेंगे, और इनकेस प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर पीपीएच है क्या? पीपीएच द कंडीशन व्हेन द ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml आफ्टर द वेजाइनल डिलीवरी और इन सिजेरियन सेक्शन 1000 ml। तो यहाँ पर टू कंडीशन कैटेगराइज की जाती हैं। यदि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, जो नेचुरल डिलीवरी हुई है वेजाइनल, तो उसमें यदि ब्लड लॉस कितना होता है 500 ml से ज़्यादा, कितना 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, तब हम उसको कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। लेकिन यदि सिजेरियन सेक्शन हुआ, जो सिजेरियन सेक्शन कॉमनली यूज़ किया जाता है, सेक्शन के थ्रू जो कहते हैं बहुत सारे लोग कि ऑपरेशन के थ्रू बच्चा पैदा हुआ है, यदि वही LSCS के थ्रू करते हैं, हम सिजेरियन सेक्शन से करते हैं, तो 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, तब हम इसको क्या कहेंगे? पीपीएच। इनकेस एग्जाम में आपको आता है कि पीपीएच में कितना ml ब्लड लॉस होगा, तो वो होगा 500 ml। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हो। जब भी 500 ml से ज़्यादा, मोर देन 500 ml, आपको याद टाइप कितना ही टाइप का पीपीएच होगा। तो यहाँ पर पीपीएच जनरली टू टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी, जिसको अर्ली और इनिशियल पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे, और दूसरा होता है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कंसीडर किया जाता है जब डिलीवरी के विदिन 24 आवर तक, डिलीवरी मान लीजिए अभी हुई है, अभी इवनिंग में शाम को 5 बजे डिलीवरी हुई है किसी बेबी की, आफ्टर द डिलीवरी उसके 24 घंटे के अंदर ही यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तब वो सिचुएशन कहलाएगी प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। दूसरी आती है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, जब 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए डिलीवरी हुए और जब 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। याद रखना है विदिन 24 आवर में जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है आपको 500 ml से ज़्यादा, तो प्राइमरी पीपीएच और अर्ली पीपीएच, क्योंकि ये इमीडिएट हुआ है, तुरंत हुआ है। और सेकेंडरी में क्या आएगा? 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे डिलीवरी को जब ब्लीडिंग होगी। और सेकेंडरी पीपीएच कंसीडर किया जाता है 6 वीक तक, जो 6 वीक परपीरियम पीरियड होता है उस तक सेकेंडरी पीपीएच कंसीडर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 4 T's हैं जो इसके मेन कॉज होते हैं। प्राइमरी के अलग कॉज हैं, सेकेंडरी के अलग हैं, लेकिन आपको एग्जाम पर्पज से 4 T's याद रखना है। 4 T's कॉजेज ऑफ पीपीएच। फर्स्ट वन इज द टोन, यूट्राइन एटोनी, जो कि मोस्ट कॉमन 90% केस में यूट्राइन एटोनी, यूट्राइन एटोनिसिटी, जो यूट्राइन मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना ही स्टॉप कर देंगी, तो जो ब्लड है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो ये मोस्ट कॉमन और मेजर कॉज होता है पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। फिर आता है टिश्यू। टिश्यू का मतलब है यहाँ पर रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी, आफ्टर द बेबी एक्सपल्सन के विदिन 13 मिनट में प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। लेकिन प्लेसेंटा एक्सपल्सन हो गया तब भी कुछ बिट्स, कुछ टिश्यू अंदर ही यूट्रस में रह जाते हैं, तो वो भी ब्लीडिंग का कारण बनेंगे। फिर आता है ट्रॉमा, कोई भी इंजरी हो सकती है, यूट्राइन रप्चर हो गया इसके कारण। क्लॉटिंग में आता है कोगुलोपैथी, किसी किसी वुमेन को क्या है, कुछ कोगुलेटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है या फिर कोई क्लॉटिंग डेफिशिएंसी, क्लॉटिंग डिसीज है, तो उसमें भी पीपीएच के चांसेस ज़्यादा होंगे। 2 टाइप का पीपीएच हमने पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी पीपीएच में जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो होता है यूट्राइन एटोनिसिटी, यूट्रस की जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट होना ही स्टॉप बंद कर देंगी, तो जो ब्लड है वो बाहर ही नहीं आ पाएगा और ज़्यादा ब्लीडिंग का कारण फिर वही बनता है प्राइमरी पीपीएच में। 90% केस में यूट्राइन एटोनिसिटी मोस्ट कॉमन कॉज होता है। पेल्विक ट्रॉमा, और यहाँ पर कुछ कंसेप्शियस मटेरियल का रिटेन, मतलब कि अंदर ही रह जाना, थ्राम्बोसाइटोपनिया, किसी किसी को जेनेटिक्स भी होता है। यूट्राइन इन्वर्जन, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन में क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीवियन, प्लेसेंटा असर्टा। प्राइमरी में एग्जाम में पूछे तो आंख बंद करके यूट्राइन एटोनी कर देना है आपको मार्क, या फिर कोई भी ऑप्शन ना हो कि कोई भी इस तरीके से ना हो कि प्राइमरी या सेकेंडरी, बट कॉज क्या है तो वो यूट्राइन एटोनिसिटी।
और सेकेंडरी जिसको लेट पीपीएच कहेंगे, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, रिटेंड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं इसके साइन सिम्टम। जब भी ब्लीडिंग होगी तो बॉडी आपकी जो भी लक्षण दिखाएगी वो क्या कहलाएंगे, साइन सिम्टम। तो पीपीएच में क्या होगा, जो नॉर्मली पोस्टपार्टम पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद, नॉर्मल पोस्टपार्टम कंडीशन विथ कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस प्रिवेंटिंग द हेमरेज, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आते रहेंगे तो हेमरेज को प्रिवेंट करेगी। लेकिन जब यूट्राइन अटोनिसिटी हो जाएगी, क्या होगी, यूट्राइन अटोनिसिटी होगी, मतलब यूट्राइन की जो मसल्स है काम करना, कॉन्ट्रैक्शन नहीं ला पा रही हैं प्रॉपर, तब क्या होगा, हेमरेज और ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद किया जाता है फंडल मसाज। क्या किया जाता है, फंडल मसाज। मेडिसिन दी जाती है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आए और जो प्रॉपर नॉर्मल ब्लीडिंग होना चाहिए वो होना स्टार्ट हो। हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए फंडल मसाज दी जाती है। यहाँ पर मैनुअली क्या किया जाता है, स्क्वेज किया जाता है यूट्रस को, ताकि हेमरेज और ब्लीडिंग को हम स्टॉप कर सकें। तो ब्लीडिंग होगी, साइन सिम्टम में तो आपको यही देखने को मिलेगा। फर्स्ट साइन होगा, चाहे आप कहीं पर कुछ भी पढ़ लें, लेकिन फर्स्ट साइन यही होगा, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग। अब लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यूट्रस में सब इन्वोल्यूशन देखने को मिलेगा आपको, और जो ब्लड का कलर होगा वो फ्रेश होगा और ऑफेंसिव होगा, बहुत ज़्यादा आएगा। ऑर्डर भी होगा, मतलब स्मेली भी होगा, और कुछ प्लेसेंटा के बिट्स भी देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, साइन सिम्टम। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन 500 ml से कम ब्लड में ही पूरा जो पोस्टपार्टम पीरियड है आपका, किसी किसी को 28 डेज तक ब्लीडिंग होती है, किसी किसी की 10 to 12 डेज में ही स्टॉप होना, डिपेंड करता है हर एक वुमेन की बॉडी पर। तो यदि नॉर्मल ब्लीडिंग की बात करें हम, तो वो होती है जनरली 3 वीक्स तक, 1 मंथ के अंदर। जो 42 वीक्स का ड्यूरेशन दिया जाता है, 42 डेज या फिर 6 वीक का, उसके अंदर पूरा पीपीएच पोस्टपार्टम पीरियड है जो कंप्लीट हो जाता है। तो यदि इनिशियल डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो कि डार्क रेड कलर की होगी, जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसी टाइप से कुछ क्लॉट्स होंगे, ऑर्डर भी होगा, स्मेल भी आएगा यहाँ पर, जो कि डार्क रेड ब्लड आएगा बाहर। दूसरी होती है सरोसा, जो कि 4 to 12 डेज तक रहेगी, और जो कि 2 वीक्स के बाद है, जो अपने आप धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। लास्ट में पिंकिश ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है, जो कि लोची अलवा कहलाएगा, और धीरे धीरे वाइटिश डिस्चार्ज है, जो ये भी आना स्टॉप हो जाता है। तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग होगी। लेकिन यदि 500 ml से ज़्यादा हो जाए तो वो पीपीएच में चली जाएगी। फिर आता है ट्रीटमेंट। टाइप पढ़ लिया कि 2 टाइप का होगा, कॉज पढ़ लिया कि मोस्ट कॉमन कॉज यूट्राइन अटोनिसिटी, और सेकेंडरी है जो उसका मोस्ट कॉमन कॉज है प्लेसेंटा के कुछ भी बिट्स रह जाना, कुछ भी थोड़ा बहुत प्लेसेंटा के पार्ट रह जाना यूट्रस में, वो भी एक मेन रीज़न होगा। क्लॉटिंग होगा, ट्रॉमा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर साइन सिम्टम भी पढ़ लिया हमने कि ब्लीडिंग होगी, टैकीकार्डिया होगी, सब इन्वोल्यूशन होगा यूट्रस का। फिर आते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीट करेंगे हम। तो पीपीएच के लिए मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो माना जाता है फंडल मसाज। क्या है, फंडल मसाज, मतलब कि मैनुअली हम फंडल को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, इससे ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकें, तो वो है फंडल मसाज। यदि इससे भी काम नहीं बनता तो दिया जाता है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा नाम क्या है इसी का, पिटोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। फिर आती है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2A, लेकिन ये अस्थमा के पेशेंट में क्या रहती है, कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। जिन भी पर्सन को अस्थमा है और पीपीएच भी हो रहा है तो इनको हम नहीं देंगे, इसकी जगह ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, मीजोप्रोस्टॉल दे सकते हैं, लेकिन ये टैकीकार्डिया कॉज करेगी। मिथाइल अर्गोमेट्रिन या फिर अर्गोमेट्रिन दे सकते हैं हम, लेकिन जिनके लिए भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या फिर प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया के पेशेंट हैं, तो उनमें हम अर्गोमेट्रिन नहीं दे सकते, मिथार्जिन नहीं दे सकते। फिर आता है यहाँ पर, तो ये जो लास्ट में TXA मेडिसिन है, बहुत ही रेयर केस में यूज़ की जाती है, जब ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, मीजोप्रोस्टॉल या फिर मिथार्जिन से ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो पा रही हो, हम तब देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ड्रग पूछे आपसे तो ऑक्सीटोसिन है, एर्गोमेट्रिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन। सेकेंड लाइन में अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर पूरी मेडिसिन दे दी,
मेडिसिन के बाद भी यदि वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तब हम क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन बचता है जब कोई भी चीज़ मेडिकली ट्रीट ना हो पाए तो उसको हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में आपके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन के तौर पर आर्टरी लिगेशन किया जा सकता है, रेडियोलॉजिकल एम्बोलाइजेशन किया जा सकता है और 10x में कैसेट दिया जा सकता है। लेकिन जब फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट यहाँ पर ना काम करे तब, और यहाँ पर तब भी कुछ नहीं होता है तो सीधा यूट्रस को ही रिमूव कर दिया जाता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस तरीके से। फिर आते हैं कॉम्प्लिकेशन। यदि हमने सही टाइम पर पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट नहीं किया तो क्या और चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। हेमरेज इनकम्प्लीट रिमूवल के कारण जो ब्लीडिंग हो रही है, शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इंजरी होने के, इन्फेक्शन के, सब इन्वल्यूजन के, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और एम्बोलिज्म के, ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशन है पीपीएच के। तो आई होप आपको शॉर्ट फॉर्मेट में पूरा पीपीएच समझ में आ गया हो, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं।